हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम 15 जुलाई का एडिटोरियल का एनालिसिस किए क्या करेंगे। जो हमारे द हिंदू में मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं जीएस के सिलेबस से मिलते हैं, उन आर्टिकल को हम डेली बेसिस पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो आपके पीटी प्लस मेंस में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रायल एब्सेंटिया। जो अभी ट्रायल एब्सेंटिया का केसेस आया है, जिसमें ये कहा गया है एनआईए ने चार्जशीट जो पुलवामा में अटैक हुआ उसके रिगार्डिंग पेश की कोर्ट में। तो उसने कहा एनआईए ने कि जो लश्कर ए तोयबा का हेड चीफ है उसके अगेंस्ट क्या अब ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया का यूज़ करना चाहिए। ये हमारा एनआईए की रिपोर्ट है। तो हम यहाँ से ये समझेंगे कि ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया क्या होता है, और बिफोर द बीएनएस 2023, बीएनएस 2023 के बाद क्या हमारे पास ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया जैसा कोई प्रोविज़न था या नहीं था। ये सारी चीज़ इस आर्टिकल से समझेंगे। फिर हम समझेंगे जो हमारी यूएसए और इंडिया के बीच में डिफेंस से रिगार्डिंग डील है, जैसे कॉमकासा हो गया, लेमो हो गया, ये सारी डील है। तो इंडिया का क्या है कि एक इंडिया ने उनके साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील कॉपरेशन किया हुआ है। डिस्पाइट दैट कॉपरेशन इंडिया के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन डिफेंस से नहीं है, जिसमें हमें देखने को मिला कि डिफेंस की टेक्नोलॉजी में डिलेड और कुछ कंसर्न है, वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो इंडिया की रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जो इंडिया ने रिसेंटली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी रिसेंटली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ कॉपरेशन साइन किए, ट्रेड साइन किए रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडो पैसिफिक, जिसमें कहा गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जितने कंट्रीज हैं, स्पेशली जैसे यहाँ पे मेंशन है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इंडो पैसिफिक का सीधा है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो यहाँ से हम पहला सारी चीज़ समझते हैं। पहला हमारा आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीएस सेकंड में पूछेगा या प्रीलिम्स में इसको पूछ लेगा कि ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया क्या है और ये बीएनएस के किस सेक्शन के अंदर आता है, और इससे पहले क्या भारत में ऐसा कोई प्रोविजन था या नहीं था। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया। तो इसके लिए ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया का सीधा सा मतलब यही है कि अगर मैं इसको यहाँ से पढ़ूँ तो इसमें ये दिखा रहा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज़, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक क्या है मेरा, कि जो हाफिज सईद था, मास्टरमाइंड था रिगार्डिंग द पुलवामा अटैक का, जो लश्कर ए तोयबा का चीफ भी कहते हैं, जिसे टेररिस्ट है, उसने जिम्मेदारी ली थी किसकी, कि जो पुलवामा में अटैक हुआ उसकी। तो इंडिया में उस पर केस चलाया गया। तो कोई भी व्यक्ति जो बाहर रहता है वो ऑलरेडी टेररिस्ट है, इंडिया में कैसे आएगा, इसके रिगार्डिंग हमारे बीएनएस 2023 में सेक्शन एक 356 जोड़ा गया। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई फिगोटिव या बहुड़ा व्यक्ति है और खुद को कोर्ट हियरिंग से दूर रख रहा है या कोर्ट में नहीं आना चाहता है, तो आफ्टर अ सर्टेन नोटिस कोर्ट उस पर ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया अंडर द सेक्शन 356 चला सकती है। दूसरे शब्द में कहूँ कि उस व्यक्ति के एब्सेंट में कोर्ट उस पर कोई भी केसेस या कॉन्विक्टेड ठहरा सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो सबसे पहले मुझे समझना है ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया क्या है। ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया, ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया बीएनएस के सेक्शन, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस सेक्शन 156, बीएनएस के सेक्शन 156 में मेंशन है, सॉरी सेक्शन 356 नॉट 156, सेक्शन 356 में मेंशन है। ये डिफाइन करता है ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया को, कि कोई भी व्यक्ति को ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया ट्रीट कब किया जाएगा, किस कंडीशन में किया जाएगा। तो ये सेक्शन फर्दर बताता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंडर है, ऑफेंस किया है, ऑफेंडर है, ऑफेंस किया है और वो हायर कर रहा है खुद को फ्रॉम कोर्ट हियरिंग से, तो उसके विरुद्ध
लॉ ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया का प्रयोग किया जाता है अंडर द सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस। तो अब ये समझ में आता है कि इसमें यही कह रहा है कि जो भी बीएनएस का प्रोविजन है उसको जो हाफिज सईद था, एनआईए ने चार्जशीट पेश की और एनआईए ने कोर्ट को सजेस्ट किया कि इसको अंडर द ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया के अंडर ट्रीट किया जाए, इस पर डिसीजन लिया जाए। तो फिर इसने बताया कि ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया क्या होता है, और पहले प्रोविजन हमारे सीआरपी सेक्शन सीआरपीसी 1973 में इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन था या नहीं था, और फिर कह रहा है कि ये सेफ गार्ड क्या है अंडर द सेक्शन 356। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं कि ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया तो सबसे पहले प्रायर द बीएनएस हमारा सीआरपीसी 1973 में कोई भी प्रोविजन नहीं था, नो प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई प्रोविजन नहीं था तो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता है आफ्टर द नोटिस ऑफ द कोर्ट, तो उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन कोर्ट में नहीं लिया जा सकता अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट हो। सीधी बात। तो यहाँ से क्या है कि ये किसी व्यक्ति के प्रेजेंट पर जोर देता है कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी केसेस चलाएगा तो जब तक वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा तब तक उसको कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, पहला। दूसरा ये कह रहा है कि जब बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में आया, बीएनएस 2023 में आया, 2023 में आया बीएनएस। तो इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 356। वो मेंशन करता है या डिफाइन करता है ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया। सीधी सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं होता है या दूसरे शब्दों में कोर्ट जो नोटिस भेजता है उस पर कोर्ट में नहीं जाता है तो उसकी एब्सेंट में कोर्ट हियरिंग कर सकती है, पहला। अब कह रहा है कि सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस का सेक्शन 82 क्या कहता है बीएनएस का? ये कहता है कि हु इज एप्लीकेबल फॉर द ट्रायल ऑफ ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया, हु इज एप्लीकेबल डिफाइन करता है कि कौन सा व्यक्ति अंडर द ट्रायल ऑफ एनेसिया ट्रीटेड किया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति डेलिबरेटली कोर्ट का नोटिस का क्या है, डेलिबरेटली उसको अवॉइड कर रहा हो, उसको सीधी सी बात है उसके नोटिस को नजरअंदाज कर रहा हो, पहला चीज। दूसरा क्या है कि हाइडिंग फ्रॉम कोर्ट हियरिंग से खुद को हाइड कर रहा हो, बच रहा हो। ये सारे और सारे प्रोविजन हो सकते हैं अंडर द सेक्शन 82 है। इस व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया लाया जा सकता है। ये हमारा सारा आर्टिकल का एक तरीके का ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया का इसेंस है, वही मेरा आर्टिकल कह रहा है। अब मुझे समझना है पूरी कहानी जो मैंने कहा कि हाफिज सईद के अगेंस्ट हाफिज सईद क्यों बोलते हो उसे, हाफिज सईद जो पाकिस्तान डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिसने पुलवामा अटैक लश्कर ए तोयबा ने किया, उसके अगेंस्ट एनआईए ने चार्जशीट पेश की कोर्ट में, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए चार्जशीट पेश की। तो उसमें कहा कि इसको अंडर द
सेक्शन 356 ऑफ बीएनएस ट्रीट किया जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में को ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया इस पे चलना चाहिए। तो यहाँ से सीधा है कि बीएनएस की अगेंस्ट एब्सकॉन्डिंग किसके हाईलाइटेड, ये सारी चीज मेरी खत्म हो जाती है। फिर ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया जैसे हमने समझा कि एक लीगल प्रोसीजर है, अगर कोई क्रिमिनल ट्रायल है जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है और एक्यूज्ड है, वो ऑलरेडी एक्यूज्ड है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है कोर्ट में या डेलिबरेटली या वॉलेंटरली प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको अंडर द ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया ट्रीट किया जाएगा, जो 356 सेक्शन ऑफ बीएनएस में मेंशन है। और ये किसके लिए, पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब सेक्शन 82 के अंदर आना चाहिए। ये सारे ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया है। द नीड ऑफ द प्रोविजन, इसके नीड प्रोविजन क्या है ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया के? सीधी सी बात है कि पहला नीड यही है कि डिले में जो डेलिबरेटली लोग कोर्ट डिले करते हैं कोर्ट में, कि भाग जाते हैं कहीं पे, कोर्ट में जाते नहीं, उन्हें पता है कि हम अगर गए तो कोर्ट हमें कॉन्विक्टेड ठहरा देगी क्योंकि हमने क्राइम किया है, तो इस पर भी ये चेक होगा, या सीधी बात है कम होगा और स्पीडी जस्टिस मिलेगा फॉर द सीरियस क्रिमिनल केस। जो भी लोग स्पीडी जस्टिस चाहते हैं उनको, सीरियस जितने भी केसेस हैं उनको स्पीडी जस्टिस होगा। तो यहाँ से सीधा कह सकते हैं बैकलॉग भी कोर्ट की कम होगी, बैकलॉग कोर्ट में जो बैकलॉग लगती है वो भी कम होगी। और जो टेररिस्ट हैं, स्पेशली प्रोसिक्यूटिंग टेररिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट हैं, फ्यूगिटिव जो भगोड़ा लोग हैं, उनके अगेंस्ट इसे लाया जा सकता है, आसानी से उसके केसेस सुने जा सकते हैं। और फिर ये रिड्यूस द बर्डन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग क्रिमिनल केस। सीधी है कि जो हमारे पास लॉन्ग पेंडिंग क्रिमिनल केस है, कुछ दिन पहले आया था अप्रोक्स सिविल केसेस अगर बात की जाए तो इंडिया में पेंडिंग 1984 से समथिंग है, और क्रिमिनल की केसेस की बात आए तो 1996 के आसपास से बहुत सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं। तो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, अप्रोक्स टोटल केसेस कितने पेंडिंग? 5.5 करोड़ इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग है। तो पेंडिंग किसकी वजह से हो रहा है कि बहुत से ऑफेंडर ऐसे हैं वो कोर्ट में पेश ही नहीं होते, तो उनको अंडर द ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ से हमारी बैकलॉग और पेंडिंग केसेस कम होंगे। फिर है कि स्ट्रेंथन द इफिशियंसी ऑफ द क्रिमिनल सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम की भी इफिशियंसी स्ट्रेंथन करेगा। और मिसयूज ऑफ जो हमारे प्रोसीजरल लूप होल्स हैं, ऑफेंडर जिनका मिसयूज करता है, सीधी सी वक्त है कानून जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन कानून का अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो ये भी रुकेगा। और पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा किस पे? जुडिशरी पे, रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड लॉ। जैसे बीएनएस का सेक्शन 356 है। फिर कह रहा है अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, और टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस भी लोगों तक पहुंचेगा। तो ये हमारे नीड और इसके वो है। कंसर्न क्या है? कंसर्न यही है, पहला चैलेंजेस क्या है? पहला कि राइट टू फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट, कि किसी व्यक्ति को फेयर ट्रायल का राइट है कि उसके अगेंस्ट अगर कोई कोर्ट डिसीजन देती है तो उसे पूरी तरह सुनना चाहिए। तो ये भी कंसर्न है कि अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है कोर्ट में और कोर्ट उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन दे दी है तो दिस इज द वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का सीधा सा वायलेशन है। और कह रहा है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी देती है किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को खुद को डिफेंस करने के लिए, ये भी एक कंसर्न है। और यह क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिनमें रॉन्गफुल कॉन्विक्शन केसेस ऐसे हैं जिनमें एक निर्दोष लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वो व्यक्ति खुद को पुलिस से बचाने के लिए, अरेस्ट से बचाने के लिए भाग जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया का वो किया जाएगा यूज़, तो वहाँ से रॉन्गफुल डिसीजन भी आने के चांसेस हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कहूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को फंसा देती है, तो वो कोर्ट में क्या है जाता है बेचारा, और वो कभी कभी कोर्ट में नहीं जा पाता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ऐसे केसेस में क्या है कि अगर मान लीजिए पुलिस की चार्जशीट में या पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आईओ ऑफिसर है, उसने उसे चार्जशीट में एक तरीके कॉन्विक्टेड ही घोषित कर दिया है, तो कोर्ट वहाँ से ट्रायल ऑफ, अगर वो जाता नहीं है तो ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया यूज़ करके उसके अगेंस्ट डिसीजन दे सकती है। जिसमें अगर केस स्टडी की बात करें, ऑल्दो
गुड़गांव की, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, उसको फंसा दिया गया था, कोर्ट में भी उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कॉन्विक्टेड ठहराया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में चला वो मैटर, तो हाई कोर्ट ने उसे इनोसेंट ठहराया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कोई इनोसेंट वर्ड व्यक्ति फंस गया हो। फिर कहता है मिसयूज इसका पॉलिटिकली सेंसिटिव, पॉलिटिकली इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डायमेंशन क्या है कि आर्टिकल 21 मेंशन करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें इंक्लूड है राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल भी इंक्लूड है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में इंक्लूड नहीं होता है तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये फेयर ट्रायल है? तो ये भी उसके वायलेशन है आर्टिकल 21 का। और आर्टिकल 331 का ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें क्या कहता है कि फ्री एंड लीगल इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड मिलेगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति जाएगा ही नहीं कोर्ट में तो उसको कैसे कहेंगे कि उसकी फेयर ट्रायल और लीगल एड मिल जाएगी? फिर कहता है कि इंडिविजुअल राइट विद द स्टेट ड्यूटी एंड डिलीवरी टाइमली जस्टिस, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डायमेंशन है, इनको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं और इनको नेगेटिव तरीके से ले सकते हैं। जैसे आर्टिकल 21 को मैंने नेगेटिव तरीके से बताया, और ये आर्टिकल 21 को स्ट्रेंथन भी करेगा। और कह रहा हूँ आर्टिकल 39A को भी नेगेटिव तरीके से मैं ले सकता हूँ, और आर्टिकल 39A को मैं पॉजिटिव तरीके से ले सकता हूँ। किसके रिगार्डिंग? ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया के रिगार्डिंग। ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। देन ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है? ग्लोबल प्रैक्टिसेस का मतलब कि कौन कौन से देश हैं उनमें ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, जैसे फ्रांस है, इटली है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड है, ये परमिट करते हैं ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया विद द सेफगार्ड। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एक सर्टेन लिमिट तक करती है वो, जब कोई भी व्यक्ति कोर्ट के जो नोटिस है उनका जवाब दे तब, जैसे इंडिया ने भी लिया है उसी तरीके से। तो यूके एक लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में ही अलाउ करती है ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया को। इसके वे फॉरवर्ड क्या होते हैं? अगर इसका मिसयूज हमने पढ़ा, चैलेंजेस पढ़े हैं, इसके मिसयूज हो सकता है, तो इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? वे फॉरवर्ड यही है कि पहले हमें स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी इंश्योर कर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है उसको एक्यूज्ड घोषित करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है हमारा लीगल एड सर्विसेज है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, दैट इज अंडर द आर्टिकल 39A ऑफ DPSP। फिर कह रहा है डिजिटल एविडेंस वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग को इंक्रीज होनी चाहिए, कि अगर किसी व्यक्ति को डिजिटल एविडेंस वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं आना चाहता, कहीं पे फंसा हुआ है, तो उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसका व्यू कोर्ट सुन सकती है या उसे समझ सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल एविडेंस के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरनेशनल कॉपरेशन रिगार्डिंग द एक्स्ट्राडिक्शन, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी का सीधा सा मतलब है, सपोज मैं करूं कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी रिसेंटली बिश्नोई की गैंग के कुछ लोग यूएसए में कॉन्विक्टेड ठहराए गए, पकड़े गए, उन्होंने कहा ये क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल है, ऐसे करके उन्होंने बताया। तो यहाँ से क्या यूएसए कह रहा है कि आप बिश्नोई को हमें दे दो, इंडिया इसका डिनाई कर रहा है, इंडिया नहीं दे रहा है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हम मान लीजिए इंडिया का कोई लोग इंडिया में क्राइम करके यूएसए भाग जाता है, तो हमारी अगर यूएसए के साथ अगर एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी साइन की हुई है तो हम उस पर इंडिया में केस चला सकते हैं और यूएसए उसे हमें सौंप देगा। ऐसे ही अगर हमारी जापान के साथ एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी साइन हुई है कि हम आदान प्रदान करेंगे जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उसका, जापान का कोई व्यक्ति इंडिया में आ जाता है तो जापान इंडिया से उसे ले सकता है, उस पर जेल में डाल सकता है, उसको कोई भी ट्रायल चला सकता है और उसको कॉन्विक्टेड, इनोसेंट जैसा भी जुडिशरी चाहेगी वैसा कर सकती है। तो इसमें सीधा कह रहा है कि अगर वे फॉरवर्ड मजबूत करना है तो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी दो कंट्रीज के बीच में उसको कॉपरेट करना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और यह पीरियडिक जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अंडर द सेक्शन ऑफ BNS 356 ट्रीट किया जाता है एज ए ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया, तो सीधी सी बात है कि जो भी जुडिशरी का डिसीजन आया अगर उसके पक्ष में या विपक्ष में,
तो उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। इससे क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और वैलिडिटी ऑफ द ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया अंडर द सेक्शन 350 से 356 भी बढ़ेगी। तो ये हमारे सारे वे फॉरवर्ड है, तो इसका कम से कम मिसयूज होगा। तो जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, जुडिशियल रिव्यू बाय अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी होना चाहिए समय समय पे। ये है। देन हमारा एक आता है सीधा सा, ये है स्टिली टर्बुलेंस, जो टर्बुलेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में आया उसके रिगार्डिंग। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड गए, तो उन्होंने कुछ वहाँ पे पैक्ट साइन की, एग्रीमेंट साइन की रिगार्डिंग द कॉपरेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी से रिगार्डिंग उन्होंने साइन किए। तो वही आर्टिकल इसमें सादा मेंशन किया है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किए हैं हमने कुछ कॉपरेशन, और कुछ हमारे डील और कॉपरेशन, और कुछ हमारे न्यूजीलैंड के साथ है। तो सीधी सी बात है, इंडिया क्या चाहता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ये वाला पहली चीज। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके रिगार्डिंग, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, या साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो भी रिलेशन है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा किससे, अगर हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ। और एक इंडिया का नया महासागर, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी का ये महासागर, जिसमें यहाँ पे मेंशन है, कहाँ है, इसमें कहीं पे भी आप पढ़ेंगे महासागर मेंशन है कहीं पे भी। महासागर पॉलिसी है इंडिया की रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक। इंडिया की इससे पहले जो पॉलिसी थी जिसको हम बोले हैं सागर, तो इंडिया नाउ, जैसे इंडिया की जो पॉलिसी थी सागर पॉलिसी थी, सागर से इंडिया मूव कर गया महासागर सीधा सा है। जो हमारी सागर पॉलिसी तो इंडियन ओशन स्पेसिफिक थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन या उसको ओपन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द सागर पॉलिसी। और ये सागर माला के प्रोजेक्ट के अंदर भी आती है। तो इंडिया महासागर पे एकदम टर्न किया है। तो यहाँ से क्या है कि इसमें आता है इंडो पैसिफिक पूरा, कि इंडियन ओशन से अब इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया क्या है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है। तो महासागर पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के रिश्ते जो कंट्रीज हैं, जैसे न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, या क्वाड के कंट्रीज हुए, उनके साथ अच्छे होने चाहिए। तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है या महासागर पॉलिसी है, अगर हमारे साउथ एशियन कंट्रीज स्पेशली न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनके साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, चाहे ट्रेड में, चाहे इकोनॉमी में, चाहे डिफेंस में। तो यहाँ से हमें एक बूस्ट मिलेगा हमारी महासागर पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सारे हैं। तो इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशन सारे कि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है, जिससे 2026 से 2030 तक इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है, जिसमें इकोनॉमिक भी ट्रेड करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो पहला एग्रीमेंट क्या है कि मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। मैरीटाइम कॉपरेशन का सीधा सा मतलब है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक शैल बी फ्री एंड ओपन। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, या कहूँ इंडो पैसिफिक का रीजन कैसा होना चाहिए, ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड होना चाहिए। रूल बेस्ड
ये दोनों कंट्रीज के सबसे इम्पोर्टेंट है पहली चीज। और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट दोनों कंट्रीज के बीच में विद द हेल्प ऑफ द डिफेंस टाई भी बढ़ेगी। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी दोनों कंट्रीज ने नेगोशिएट किया है, न्यूजीलैंड इंडिया ने। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटी अगर हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, तो हमारे इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड्स हैं उनके टैरिफ कम होंगे, और टैरिफ का सीधा सा मतलब मैं बोलूँ टैक्सेस कम होंगे, इससे क्या है कि हमारी ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमिक ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। अगर इकोनॉमिक ट्रेड को बूस्ट मिलेगा तो यहाँ से सीधी बात है कि इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रू हम जो ट्रेड करेंगे वो भी सिक्योर रहेगा, या उसकी भी सिक्योरिटी रहेगी विद द हेल्प ऑफ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये है कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। और डबल बाइलेटरल ट्रेड, हमारा का जो बाइलेटरल ट्रेड है न्यूजीलैंड इंडिया के बीच में 2030 तक हमें डबल करना है। और एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में भी हमने इंडिया और न्यूजीलैंड ने कोऑपरेट किया है। इसमें स्पेशली प्रीशियन एग्रीकल्चर का मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर, प्रीशियन एग्रीकल्चर। उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज्ड एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर में दोनों कोऑपरेट करेंगे। ये सारा हमारा है। फिर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया न्यूजीलैंड के कोऑपरेशन और डील का पहला यही है कि हम सबसे ज़्यादा इंडिया फोकस करा फ्री ओपन इंडो पैसिफिक। तो फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हमारी बढ़ेगी। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जो भी हम लॉजिस्टिक, जो भी सामान अदर कंट्रीज से मंगाते, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, वो अगर हम इसके साथ डील कर लेंगे तो हमारे कंट्रीज की डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारे कंट्रीज जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, जैसे मान लीजिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज से हम कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, गल्फ ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, अगर मान लो विद द हेल्प ऑफ मलक्का स्टेट बहुत सारा काम होने लगे तो हमारी डाइवर्सिटी बढ़ रही है, हमारी डिपेंडेंसी ऑन द गल्फ ऑफ हॉर्मुज कम हो रही है। ऐसे ही मान लीजिए हम चाइना से क्रिटिकल मिनरल्स अभी ले रहे हैं, अगर हमें क्रिटिकल मिनरल्स ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से मिलने लगे तो क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी ऑफ द चाइना कम हो जाएगी। तो ये है कि सीधा कि हम उससे आंख मिला के बात कर पाएंगे चाइना से सीधा। जो मैंने कहा क्रिटिकल मिनरल्स, इनहांस कॉपरेशन, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी। डिफेंस में, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी हम क्या नाम है कॉपरेशन करेंगे। ये सारा हमारा हो जाता है यूएसए का उसका। ये आर्टिकल है, इसको हम कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर इसका इसेंस समझूं तो इसेंस सीधा आर्टिकल का यही है, वैसे आज ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो भी डिफेंस की डील हुई है सिंस द 2002 से जो भी डील हुई है, अप्रोक्स हमने 22 बिलियन की वर्थ हमने डिफेंस डील की है विद द यूएसए। उसके साथ हमारे कुछ एम्बिशन है वो पूरे नहीं हो पाए। सीधी सी बात है, हमारी डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या बहुत सारी डील है, उनमें कहीं ना कहीं हमें क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में रिलेशन हमारे कहीं ना कहीं नीचे की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं, अच्छे रिलेशन नहीं दिख रहे हैं। वही सारा इसमें समझाया हुआ है कि हमने जैसे चिनूक एयरक्राफ्ट के साथ किया, नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, ये सब उनने डील साइन की है। तो विजन इंडिया का क्या है, क्या कैसे, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वही कह रहा है कि डिस्पाइट द ग्रोइंग इंडिया स्ट्रेटेजिक टाइज, सेवरल फ्लैगशिप डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है विटनेस डिले, कॉस्ट, ये सब है कि हमने बहुत किया है तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उनमें डिले हो रहा है, और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, रेजिंग कंसर्न ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है उस पर भी कंसर्न लग रहा है, किससे कि जो हमारी डील हुई है उसमें डिले हो रहा है, कॉस्ट की इफिशिएंटी है, सीधी बात है कॉस्ट बढ़ रही है, बहुत सारे कंसर्न है। तो वही आर्टिकल कहना चाहता है कि
स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडो पैसिफिक में है कौन? यूएसए। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द क्वाड। क्वाड यूएस का मेंबर है यूएसए, तो सीधा कह सकते हैं यूएसए इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडो पैसिफिक। और हमने बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट, मिलिट्री एक्साइड, डिफेंस ट्रेड भी कर सकते हैं यूएसए के साथ, जैसे लेमो कर रखा है, कॉमकासा का लॉजिस्टिक से रिलेटेड, कॉमकासा कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कर रखे हैं। और फिर कह रहा है कि मिनी को डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनमें भी हमने काम किया है, किसके साथ? यूएसए के साथ। तो मेजर एवोल्यूशन ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस कॉपरेशन का एवोल्यूशन क्या है कि इंडिया का सबसे पहला यही है इंडस, इंडिया यूएसए डिफेंस डील, डिफेंस एक्सीलेशन इकोसिस्टम, जो प्रमोट करता है डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन। तो इंडस हमारा जो डील है, इंडिया यूएसए की साइन है डिफेंस में इनोवेशन के लिए। पहली है, हमने क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी आइस कैट जिसे बोलते हैं, 2023 में यूएसए के साइन की हुई है। ये हमारी एक डील है। बाकी अगर देखें तो जैसे लेमो लॉजिस्टिक एक्सचेंज से रिलेटेड, कॉमकासा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और बीसीए बेसिक एक्सचेंज, बैक्सिस एक्सचेंज से रिलेटेड, ये सारे हमारे कॉमकासा लेमो साइन है यूएसए के साथ। तो इंडिया क्या है कि डिफेंस इक्विपमेंट करीब करीब 22 मिलियन फ्रॉम द यूएसए से लेता है। मेजर चैलेंजेस लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है हमारा, आईपीआर रिलेटेड इशू आ रहे हैं, कंसर्न आ रहे हैं, डिलेज इन द प्रोजेक्ट, जैसे ये हमारा GE 414 जेट इंजन था, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग राइट नहीं दिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं दिए, और ये एक्सपोर्ट कंट्रोल भी यूएसए के हाथ में। और दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट डिफिसिट रिगार्डिंग द आइडियोलॉजीज कि यूएसए का इंक्लाइन टूवर्ड द पाकिस्तान है, और पाकिस्तान इंडिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन कंट्रीज है। कॉमर्शियल इशूज है, कॉस्ट वगैरह, ये सारे आप एक बार देख लीजिए। ये सारे इतना कुछ आर्टिकल में नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए कि इंडिजियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत जो डिफेंस से रिलेटेड है इंडिया का, उसको भी बूस्टअप मिलेगा, और डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट कम हो जाएगी अगर वहाँ से हम टेक्नोलॉजी ले लेंगे, अपने इंडिजियस बनाएंगे। इंडो पैसिफिक का डिफरेंस है, उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इससे मिलेगी। देन ये बिटवीन इंडिया यूएस आर्म फोर्स, ये सब पढ़ लो, इसमें कुछ खास है नहीं मुझे लगा। मेजर इनिशिएटिव क्या है इंडिया यूएसए के बीच में एंड यूएसए के बीच में? मेजर इनिशिएटिव क्या है? आई कैट है, जैसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एआई का, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक सीधा सा इनिशिएटिव है या पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। इंडस के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, पार्टनरशिप कनेक्ट एमएसएमई सेक्टर। जेट इंजन के बारे में हम पढ़ सकते हैं, ये F414 इंजन है जिसके बारे में इंडियन डील की, लेकिन टेक्नोलॉजी, आईपीआर की प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो इसीलिए इंडिया को अभी ये डील फाइनल नहीं हुई। और डिफेंस कोऑपरेशन रोड मैप, प्रमोट लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, ये भी एक तरीके का वो नहीं है। देन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमारे और यूएसए के बीच में को डेवलपमेंट होना चाहिए, रेदर देन फोकस ऑन द सिंपल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट। को डेवलपमेंट का मतलब अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस पर दोनों मिलकर काम करें, न कि जेन्युइन डिफेंस डील। और टेक्नोलॉजी सिंपली ट्रांसफर होनी चाहिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रॉपर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में प्रॉपर रूल बेस्ड होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को भी बूस्ट करना चाहिए। दोनों कंट्रीज की, प्राइवेट सेक्टर कंट्रीज की जो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री, उनको कोलैबोरेशन करके काम करना चाहिए। फास्ट ट्रैक, हमारा जो इंडस आईकैट प्रोजेक्ट है उनकी स्पीड फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में दोनों कंट्रीज को मिलके काम करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट होना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बढ़ेगी। तो ये आर्टिकल सारे आज के सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अगर मैं बात करूं तो जो मैंने कहा ये वाला, ये व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रायल ऑफ एब्सेंटिया, आई थिंक दिस इज आर्टिकल मे बी आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस और यूपीएससी पीटी 2027। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दिस आर्टिकल मे बी रिलेटेड विद द आर्टिकल 21, दिस एडिटोरियल
इज मे बी रिलेटेड विद द आर्टिकल 21 जो फेयर ट्रायल इन सारी चीज़ों की बात करता है, और आर्टिकल 31 डीपीएसपी का A31 क्लॉज से रिलेट कर सकता है। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल की वीडियो में। धन्यवाद।